दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। कल मैंने अम्बेडकर जी की जीवनी से जुड़े हुए कुछ पहलुओं के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने कल शिक्षा और शादी के पहले पार्ट के बारे में बताया था आप लोगों को। आज उसी के आगे जो मैंने कल जहाँ पे एंड किया था, यानी वह भीम किसी अपमान के बिना अध्ययन करता रहेगा। तो यहाँ तक मैंने कल एंड किया था और इसके आगे मैं शुरू कर रहा हूँ। लेकिन स्कूल का वातावरण, यहाँ पे देखिए जो स्टोरी शुरू हो रही बहुत ही इंटरेस्टिंग होती जा रही है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम वक्त बढ़ रहा है वैसे वैसे ये स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। लेकिन स्कूल का वातावरण जातिवाद और छुआछूत की दुर्भावनाओं से उसी तरह विषाक्त था जिस तरह अन्य प्राइवेट स्कूल थे। स्कूल में वही पक्षपात था, घृणा और छुआछूत जो समाज में विद्यमान थी। अपमान करने वाले विशाल हिंदू समाज का ही वह स्कूल एक अभिव्यक्त रूप था। एक दिन एक अध्यापक ने, यहाँ पे अब थोड़ी स्टोरी जो है, अब यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, जो कि एक अध्यापक थे, वो भीम से ब्लैक बोर्ड पर गणित का प्लस हल करने को कहा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भीम जी से कह रहे हैं, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से कह रहे हैं कि जो है आप आइए और बोर्ड पे जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको हल कीजिए। तो और भीम ज्यों ही बोर्ड की ओर आया, यानी ज्यों ही अम्बेडकर जी बोर्ड की तरफ आए, त्यों ही कुछ सवर्ण हिंदू लड़के एकदम एकजुट आवाज़ में चिल्ला उठे, सर भीम एक अछूत लड़का है। साथियों, समझने की ज़रूरत है, यानी क्या हो रहा है। यानी आप सोचिए, यहाँ पे एक लड़के को सवाल हल करने के लिए बोर्ड पे बुलाया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो सवर्ण हिंदू हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एकदम से चिल्ला उठे, सर ये भीम एक अछूत लड़का है, उससे रोकिए। बात यह थी कि बोर्ड के पास उन विद्यार्थियों के जलपान के डिब्बे लटके हुए थे। जलपान मतलब जो आजकल हम बच्चों को टिफिन देते हैं, जो भीम के समीप थे से अशुद्ध हो जाने। अब यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा उस वक्त घृणा की भावना प्रेरित थी, कितनी ज़्यादा घृणा की भावना प्रेरित थी कि एक बच्चा जो टिफ़िन टंगे हुए हैं वहाँ से क्या हो रहा है, अगर वहाँ से गुजर जा रहा है तो भी वो जो है क्या हो जा रहे हैं, वो अशुद्ध हो जा रहे हैं। मतलब खाली उसकी यानी उसका इमेज, यानी कि उसकी जो परछाई पड़ रही है, उससे जो है वो बॉक्स क्या हो जा रहे हैं, अशुद्ध हो जा रहे हैं। साथियों, ये बहुत सोचने वाली बात है, कितनी कष्टप्रिय बात है। इतना बड़ा अपमान अगर किसी का हो तो क्या होगा उसके साथ। फिर भी आप सोचने वाली बात है, फिर भी साथियों सोचने वाली बात है, भीम के बोर्ड के पास जाने के पूर्व सभी लड़कों ने, यानी उससे पहले भीम के बोर्ड के पहुंचने से पहले सभी लड़कों ने अपने अपने डिब्बे फ़ौरन उठा लिए कि कहीं हमारा खाना अशुद्ध ना हो जाए। ये हालात थी उस समय हमारे समाज के कुछ चंद तबके के लोगों को इतनी घृणा की निगाह से देखते थे, इतनी घृणा की निगाह से देखते थे कि उनकी अगर इमेज भी कहीं अगर पड़ जा रही है तो भी वो जगह, वो चीज़ अशुद्ध हो जाएगा। भीम के बोर्ड के पास जाने के पूर्व सभी लड़कों ने अपने डिब्बे फ़ौरन उठा लिए। इन डिब्बों की खटर खटर आवाज़ भीम के हृदय को चीरती हुई अंदर जा रही थी। मतलब क्या हो रहा था साथियों कि जब वो डिब्बे लेके जा रहे थे तो आवाज़ आ रही थी, जल्दी नहीं भाग रहे थे, तो उनके दिल में इस तरह से उतर रहा था जैसे किसी के दिल में किसी ने खंजर उछड़ दिया। इस तरह से साथियों, इस तरह से उनके दिल में चीरती दी गई। हाँ कि उसने उस प्रश्न को हल करने में जो तत्परता दिखाई, उसे विद्यार्थी चकित रह गए। चकित क्या, जब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हम ये भीम अम्बेडकर जी क्या इस सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो हमारे वहाँ थी, किसी के वहाँ थी नहीं। दिखाई उससे भी ज़्यादा भीम ने अपमान का साच तो किया, वह भयभीत नहीं हुआ। यानी क्या हुए, वो डरे नहीं, घबराए नहीं, गुस्सा नहीं किया। उन्होंने पलट के जवाब किस तरह से दिया, अपनी
विद्या के उससे दिया, अपने इल्म के से दिया, अपने ज्ञान के बल पर दिया। उन्होंने चिल्ला कर नहीं दिया, लड़का नहीं, किसी जैसे। आज भी हम जवाब जो उनका दे सकते हैं वो अपने इल्म के बिना पर ही दे सकते हैं। आप ये सोचें कि हम लड़के आप जवाब सीधा नहीं दे सकते, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप उनके मुंह पे खामोशी से आप उनको जवाब इल्म के बिना पे देंगे तो वो जवाब नहीं रहेगा उनके साथ में। अपनी बुद्धि और साहस से उनको परास्त कर दिया। किससे परास्त किया? बुद्धि और साहस से परास्त किया। उसी स्कूल में ब्राह्मण अध्यापक थे जो भीम को बात बात में उसकी जाति का नाम लेकर अपमानित करते थे। देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि मतलब उनका नाम लेकर कि आप इस कास्ट के हैं, आप ऐसे हैं वैसे, ये कह के उनको अपमानित किया जाता था। एक दिन वह अध्यापक भीम से कहने लगे, अरे तुम महार का छोकरा है। देखिए कितनी बड़ी बात, एक टीचर को ये शोभा नहीं देता है, टीचर को बिल्कुल शोभा नहीं देता है कि किसी को जो है जात से, देखिए सभी अध्यापक बराबर होते हैं कि गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा दिया गया था। लेकिन फिर भी गुरु ने वो फ़र्ज़ जो निभाना चाहिए उन्होंने वो नहीं निभाया और बच्चे के साथ हीनता का भाव किया। तुम महार का छोकरा है, पढ़ लिख कर क्या करेगा। देखिए उनका मनोबल गिराने की कोशिश की गई। यहाँ पे सोचने वाली बात है, जैसे आज हमारे साथ अगर हो जाए इस तरह का काम तो हम कहेंगे हम पढ़ाई छोड़ करो, हम नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, हमारे साथ बेइज्जती हुई। लेकिन उन्होंने वो अपमान सा किस लिए? अपने समाज को उन्होंने देखा था कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है तो क्या करना। उन्होंने अपमान के घूंट पे घूंट दिए। यहाँ पे सोचने वाली बात कि कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान उन्होंने दिया है और आज हम क्या कर रहे हैं? क्या उस बलिदान को पूरा तरीके से कारगर कर रहे हैं? उस पूरे बलिदान को हम क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं देख रहे साथ, बिल्कुल नहीं देख रहे। इस प्रकार अपमानित होने से भीम चिढ़ गया और आक्रोश से बोला, सर पढ़ लिख कर मैं क्या करूँगा, ऐसा प्रश्न पूछना आपका काम नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, अगर फिर भी कभी आपने मेरी जाति का नाम लेकर मुझे छेड़ने का प्रयास किया तो मैं कह देता हूँ इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। यानी इतनी सख्ती के साथ उन्होंने बात कही। भीम बचपन से ही स्वाभिमानी थे, यानी हर बात में बस ईगो भी था उनको, ऐसा नहीं था ईगो नहीं था, ईगो था। वह एक निर्भय विद्यार्थी थे, मतलब किसी से डरते नहीं थे। क्यों डरे हैं आपसे? आप कौन होते हैं? इंसान हैं, आपसे मैं क्यों डरूँ? फिर क्यों किसी से डरता? लेकिन उसे अपमानित करने के और भी ढंग सवर्ण हिंदुओं के मन में एक व्यवहार में विद्यमान थे। यानी उनको हर तरीके से अलग अलग तरीके से जो है उन्हें क्या करते थे, अलग अलग तरीके से उन्हें जो है अपमानित करते थे। भीम और आनंद राव दोनों संस्कृत पढ़ना चाहते थे। अब यहाँ पे सोचने की बात तो सोचिएगा, भीम और आनंद राव संस्कृत पढ़ना चाहते थे, परंतु संस्कृत के ब्राह्मण अध्यापक ने साफ कह दिया वह अछूत लड़कों को संस्कृत नहीं सिखाएगा। यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है। यानी एक अगर हम भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें सीखने नहीं दिया जा रहा था। उस वक़्त ये हाल था। फिर मजबूरन दोनों को फारसी भाषा लेनी पड़ी, जो इच्छा के विरुद्ध थी। यानी वो नहीं चाह रहे थे कि हम फारसी पढ़ें, वो संस्कृत पढ़ना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी यहाँ के समाज ने, यहाँ का समाज था, उस समाज ने, गंदे समाज जो बनाया हुआ समाज था लोगों का, उस समाज ने उनको संस्कृत पढ़ने से रोक दिया। अम्बेडकर ने कहा मुझे संस्कृत भाषा का अत्यंत, संस्कृत भाषा पर यानी उन्हें अभिमान था, घमंड था और मैं चाहता हूँ संस्कृत का अच्छा विद्वान बनूँ। पर ब्राह्मण अध्यापक ने संकुचित दृष्टिकोण से, यानी छोटी सोच से दोस्त ने मुझे संस्कृत भाषा से वंचित रहना, यानी इस चीज़ से संवंचित रहना पड़ा। यानी मैं नहीं सीख सका, वंचित रहना पड़ा मतलब इससे मैं नहीं सीख सका। आगे चलकर भीम ने अपने प्रयासों से संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और उस भाषा के पंडित बन गए। यानी जब किसी ने नहीं सिखाया उन्होंने अलग से सीखना शुरू कर दिया। इस अपमान के बावजूद भी, अब यहाँ पे आगे कहानी शुरू हो रही है, इस अपमान के बावजूद भी भीम अपने अध्ययन में रत रहा, यानी बराबर कंटिन्यू चलते रहे। यानी इतनी परेशानियाँ होने के बाद भी वो जो है रुके नहीं।
आज क्या हो रहा है, आज ज़रा सा किसी ने कुछ कहा या किसी ने घर में कुछ कहा या कहीं कुछ कहा तो हम कह रहे आप नहीं पढ़ें, पढ़ाई छोड़ें, क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उधर राम जी सूबेदार जी की, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिताजी थे, उनकी आर्थिक स्थिति और चिंतनीय होती गई। यानी कि जैसे जैसे वो बढ़ते जा रहे हैं, पढ़ाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसा बहुत कम कमाते थे, जिसके कारण उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और उन्होंने आनंद राव को पढ़ाई में बिठा दिया और किसी काम में लगा दिया। अब दोनों ने भीम की पढ़ाई लिखाई का ध्यान, यानी भीम की जो डॉक्टर भीमराव के अम्बेडकर जी की पढ़ाई लिखाई पे का फोकस करें। अब जितने लोग यहाँ, जितने भी कैरेक्टर अभी हमने जो बात की थी जिन कैरेक्टर्स की, उनमें उनकी बहनें भी, उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका रोल रहा है। आज के हम उनकी बहनों को भी याद करते हैं, उनके पिताजी का अहम रोल रहा है, क्या उनको भी हमने कभी याद किया उस तरीके से, क्योंकि हमें पूरी फैमिली को उनकी याद करना चाहिए। उनकी जो बलिदान उन्होंने दिया है एक महापुरुष को इस तरह से बनाने का, क्या हम उस बलिदान को हमें याद करना चाहती हूँ, बिल्कुल याद करना चाहिए। तो ध्यान कहने के फल का, यानी सन 1907 में भीम ने मैट्रिक की परीक्षा पास की। किस सन में, इसको आप लोग नोट करते जाएं, सन 1907 में। उसे 750 अंकों से 282 अंक प्राप्त हुए, यानी 750 अंकों में 282 अंक प्राप्त हुए। मतलब उस वक़्त एक बहुत बड़ी कामयाबी उनको मिल गई। फारसी भाषा में उसने, यानी उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, यानी फारसी भाषा में उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। निश्चय ही एक अछूत व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। निश्चय ही यह अछूत व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी साथियों। अब इसके आगे जो कहानी हो आएगी उसका वीडियो मैं कल डालूंगा सैटरडे के दिन। आज के लिए इतने ही, आगे आप फिर देखेंगे आगे क्या हो रहा है। तो इसके लिए आप हमारे साथ बराबर बने रहें और हमारा चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा होता उतना ज़्यादा शेयर करें। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ चाहते हैं तो इससे बराबर हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।